नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अमरनाथ आसमानी आफत। 8 जुलाई को अमरनाथ में बाबा बर्फानी की गुफा के पास आसमान से ऐसी आफत बरसी कि हाहाकार मच गया। 16 लोग काल के गाल में समा गए तो कई घायल हुए हैं। वहीं करीब 40 श्रद्धालु लापता हैं। शुक्रवार शाम 5:30 बजे का मंजर इतना खौफनाक था कि इसको जिसने भी अपनी आंखों से देखा उसके होश उड़ गए। जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। बादल फटने की घटना पवित्र गुफा के 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में हुई। पहाड़ों से तेज बहाव के साथ आए पानी से श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए करीब 25 टेंट और 2 से 3 लंगर बह गए। बारिश से पूरे इलाके में तेजी से पानी भर गया। कई लोग इसकी चपेट में आ गए। जो श्रद्धालु लापता हैं उनके तेज बहाव में ही बहने की आशंका है। हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। हालात सामान्य होने के बाद फिर से यात्रा शुरू होगी। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स को उतारा गया है। गंभीर मरीजों को फौरन शिफ्ट करने की पूरी तैयारी है। अमरनाथ में जो आसमानी आफत आई है उसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई राज्यों के श्रद्धालु फंसे हुए हैं। बड़े हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। लोग इन नंबरों पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, एनडीआरएफ हो या फिर कश्मीर संभागीय हेल्पलाइन का नंबर हो, श्राइन बोर्ड हेल्पलाइन नंबर हो, मध्य प्रदेश के लिए हेल्पलाइन नंबर, तमाम नंबर जो हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। आप उन पर कॉल करके अपने परिचितों की जानकारी ले सकते हैं। ये तमाम नंबर दिए गए हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, ताकि आप अपने जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं जो अमरनाथ यात्रा पर गए हैं या कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली, गुफा के पास जिस तरह से बादल फटा। दूसरी तस्वीर में जो टेंट लगाए गए थे वो पूरी तरह से बह गए। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आसमानी आफत अमरनाथ में। देखिए, जब भी इस तरह की कोई यात्रा होती है हम हर बार देखते हैं कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये वाकई बहुत दुखद हुआ है क्योंकि गुफा से 1 से 2 किलोमीटर के दायरे के पहले ये जो बादल फटा और जिस तरीके से लंगर लगाए गए थे, टेंट लगाए गए थे, 40 लोग लापता हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम जगह के लोग इस यात्रा पर थे और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। हेल्पलाइन नंबर जरूर है, लेकिन लोगों की जो अपने अपने घरों में है, जिनके परिचित इस यात्रा में गए हैं, उनकी सांसें अटकी हैं कि आखिरकार क्या होगा, कहां है, सकुशल है कि नहीं है, कोई अपडेट नहीं मिल पा रही। और ऐसे में इसीलिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, ताकि उनकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। उधर यदि सेना की बात की जाए, एनडीआरएफ की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, पूरी कोशिश है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है कि जल्द से जल्द जो लोग घायल हैं, जो मिल गए हैं, उनको कम से कम फौरन एक हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और प्रथम दृष्टया जो भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है वो दिया जाए ताकि उनकी जान बच सके। आपको बता दें कि अमरनाथ में जिस तरीके से बादल फटा, 40 लोग लापता हैं। जो टेंट लगाए गए थे वो बह गए हैं, लंगर थे वो बह गए हैं। चलिए, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और रिटायर्ड कर्नल जेएस सोढ़ी हमारे साथ जुड़े हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। जेएस सोढ़ी जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए, चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले अजय शुक्ला जी आपसे करना चाहती हूं। और ये चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए भी क्योंकि जब भी इस तरह की कोई यात्रा होती है, पहली बार नहीं है, अक्सर इस तरह की घटनाएं आती हैं। अमरनाथ में ये जो हादसा हुआ या ये जो घटना हुई है, ये जो बादल फटे हैं, ये क्या दिखाते हैं, किस वजह से हुआ है? और अभी आने वाले समय में, क्योंकि देखिए जिन लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है या जिन लोगों की अभी सुरक्षा के लिए सेना वहां तैनात है, लेकिन आने वाले समय में ये सामान्य होगा, फिर से यात्रा शुरू होगी, लेकिन एक जो डर होता है वो कहीं ना कहीं लोगों में आ जाता है। तो क्या स्थिति आगे की दिख रही? ये तो वर्षा की जो गतिविधि हुई है, ये तो हैवी रेन तो नहीं था। जो अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से 3 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हुई थी।
लेकिन चूंकि हिमालयन वहां पर जो स्थिति है वो इतनी वर्षा में ही जो है पूरी जो है मलबे के साथ जो है पानी और उसके पूरा मलबा जो है साथ में बहने लगा, इसके कारण ये जो ज्यादा स्थिति आई थी। और जो जानकारी है उसके हिसाब से पिछले साल भी ये स्थिति आई थी, लेकिन कोविड की स्थिति होने के कारण जो है कैजुअलिटी नहीं हुई थी। जो इलाका है वहां पर ज्यादा पानी और ज्यादा मलबा साथ में आने के कारण जो है एक रास्ता बनाया उसने, और उस रास्ते के बीच में टेंट लगे हुए थे, इसलिए जो है वो कैजुअलिटी ज्यादा हुई। वर्षा की गतिविधि ऐसी बहुत ज्यादा नहीं हुई थी जिसके कारण बहुत ज्यादा पानी और ये की स्थिति हो, ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन चूंकि साथ में मलबा आया वो भयंकर प्रलयंकारी था और उसके कारण कैजुअलिटी ज्यादा हुई। जी ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। कर्नल जीएस सोढ़ी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। जीएस सोढ़ी जी, काफी टीमें तैनात हैं सेना की तरफ से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन वाकई में ये बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि जिस जगह पे ये घटना हुई है, जिस तरह से लोग लापता हो गए हैं, बह गए हैं, स्थितियां वहां कैसे होती होंगी और कैसे उनको एयरलिफ्ट करना, लेके जाना, ये कैसे करते हैं और कितनी मुश्किलों का सामना इसके लिए करना पड़ता है। जय हिंद राखी जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। कल जो ये दर्दनाक घटना घटी श्री अमरनाथ गुफा के पास, ये बहुत ही दर्दनाक है, जिसमें 16 लोगों ने अपनी जान खो दी और कई लापता हैं। लेकिन ये प्रकृति का कहर होता है और किसे नहीं पता होता कि प्रकृति अपना कहर कब दिखाए। भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, एनडीआरएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जेएनके स्टेट पुलिस, सारे की सारे इकट्ठे मिलके इस ये जो घटना घटी है उसमें रेस्क्यू और रिलीफ कर रहे हैं। और ये सारी जो रेस्क्यू रिलीफ हो रही है ये श्रीनगर के चिनार कोर के डायरेक्शन के नीचे हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीनगर में जो चिनार कोर है वो बहुत ही आर्मी, इंडियन आर्मी की बहुत ही एक उल्लेखनीय कोर है, जिसने टाइम टू टाइम अपना मेटल दिखाया है, अपना हुनर दिखाया है। और इस वक्त भी जो चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है लेफ्टिनेंट जनरल औजला, वो भी एक काफी कैपेबल ऑफिसर हैं। और हमने देखा कि तकरीबन 20 घंटे के अंदर ही आर्मी ने, एयरफोर्स ने कैसे इकट्ठे मिलके बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ कितने लोगों की जान बचाई है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा राखी जी, ऐसे वक्त में जब जो क्लाइमेट होता है बहुत ही अलग होता है, और जहां पे ये श्री अमरनाथ गुफा है, वहां का जो टेरेन है वो भी बहुत टफ है, लेकिन आर्मी, एयरफोर्स और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो सारे अपना पर्सनल कंफर्ट भूल के सिर्फ रेस्क्यू रिलीफ में अपना ध्यान देते हैं। इस टाइम पे जो हेलीकॉप्टर चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आर्मी, एविएशन के और एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो अपने जान की चिंता किए बगैर वो ये एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर्स को फ्लाई करते हैं ताकि वो रेस्क्यू रिलीफ कर सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देश को बताना चाहूंगा कि अभी आर्मी, वायुसेना आ चुकी है इस रेस्क्यू रिलीफ में, और ये सारा रेस्क्यू रिलीफ थोड़े टाइम में पूरा हो जाएगा। और आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनडीआरएफ, जेएनके स्टेट पुलिस फोर्स को मेरा सलाम कि वो इतने टफ इलाके में और क्लाइमेट में इतना अच्छा रेस्क्यू और रिलीफ कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हमने देखी हैं, किस तरीके से ये घटना हुई है, किस तरह से बादल फटा, किस तरह से रेस्क्यू हो रहा है, ये वाकई में जो रेस्क्यू कर रही है टीम, ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक टफ टास्क है, फिर भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात और बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हर बार जब ये यात्रा होती है, देखिए आप कहीं भी देखिए, चाहे आप केदारनाथ की बात करिए, अमरनाथ की बात करिए, बद्रीनाथ की बात करिए, कोई ना कोई हादसा इस वक्त पे होता है। ऐसा क्यों? क्या मौसम है, क्या वेदर उस वक्त पे इस तरह से होता है, या ये चीज़ें वहाँ की प्रकृति के हिसाब से हैं कि ये चीज़ें होना है? क्योंकि जो लोग जाते हैं, एक तो उनकी आस्था है, उनको जाना ही है। कोविड के बाद एक इतना टाइम हुआ है कि लोगों को एक बार जाने का मौका मिला है, तो उनके लिए उत्साह उतना है। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर जो यहाँ जो घरों में बैठे उनके परिजन, उनकी तो सांसें अटकी हुई हैं कि आखिरकार आगे क्या होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं ताहिर भी जुड़े हुए। ताहिर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी राखी।
ताहिर, मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो वहां फंसे हुए हैं और प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी हेल्पलाइन नंबर जारी करवाया है ताकि लोगों को जानकारी मिले। क्या ऐसे किसी परिवार के जो लोग वहां फंसे हैं उनके किसी परिजन से बात हो पाई है, या जो हेल्पलाइन नंबर है उसके बाद क्या थोड़ी सी राहत उनको महसूस हो रही है? क्या कुछ और किया जा रहा है ताकि अपनों की सलामत के लिए, देखिए दुआ तो वो कर ही रहे होंगे लेकिन बस जानकारी उनको पहले मिल जाए, शायद इसके लिए उनके प्रयास बहुत ज्यादा हैं। हाँ, बिल्कुल राखी, आपको बता दूं कि जो अमरनाथ में जो घटना हुई है उसको लेकर सभी चिंतित हैं और वो जो यात्रा से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पर और 40 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 45 से ज़्यादा लोग लापता हैं। हमारी वहाँ पे के जो लोग हैं, वहाँ पे जो फंसे हुए हैं एमपी के लोग, उनसे बातचीत करने का हमने प्रयास किया था, किसी माध्यम से उनसे चर्चा हुई है तो जानकारी हम तक पहुँची है कि उन लोगों को वहीं पर रोक दिया गया है, यात्रा भी 2 दिन के लिए रोक दी गई है। उस बीच जो लोग हैं उन को ऑक्सीजन में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं जिससे वहाँ पर लोगों की जो तबीयत है वो बिगड़ने लगी है और रुकने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। तो उन्हें जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने तंबू में ठहरने के लिए स्थान दिया है, लेकिन वहाँ पर सेना बार बार उनसे कह रही है कि आपको सोना नहीं है, सभी को जागते रहना है। तो लोग जाग कर अपना जैसे तैसे वहाँ पर सुरक्षित है और उनको पंचकर्णी ले जाने के लिए कहा जा रहा है कि आप आगे जैसे ही रास्ता सुगम होगा तो उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन जो वहाँ पे फंसे हुए उन लोगों ने का साफ तौर पर कहना था कि जहाँ जिस रास्ते पर ले जाने की बात की जा रही है वो काफ़ी गंभीर रास्ता है और काफ़ी जोखिम भरा रास्ता। अगर वहाँ से अगर पैर फिसला या संतुलन बिगड़ता है तो आप सीधे नीचे गिर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर मौसम है जो बार बार बदल रहा है जिससे वहाँ पर अब समस्या पैदा हो रही है। बात करें हम राजधानी भोपाल की या प्रदेश भर की तो मध्य प्रदेश के 500 से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ फंसे हुए हैं। भोपाल की बात करें तो 100 से अधिक श्रद्धालु भोपाल के भी अमरनाथ यात्रा पर गए थे जो फंस गए हैं और कुछ लोग श्रीनगर में मौजूद है। श्रीनगर में जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है तो वो सुरक्षित वहाँ से निकल के आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें उनके परिजनों की, तो कुछ परिजनों से हमारी बातचीत हुई थी तो वो बीच में उनको रोक लिया गया है। एक परिजन है, वो अपने बेटे के साथ अमरनाथ की यात्रा पर गए थे। यात्रा के दौरान मैंने उनसे पूछा, उनकी जो वाइफ है उनसे मेरी बात हुई अभी थोड़ी देर पहले ही, तो वो कह रही थी कि अभी हमारी कंटिन्यू उनसे बात हो रही है लेकिन वो वहाँ पर फंसे हुए हैं और उनको 2 दिन रुकने के लिए कहा है। लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी जो उनका आत्मविश्वास है वो वहाँ कम नहीं हुआ है। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अगर यात्रा शुरू होती है तो हम भगवान जो अमरनाथ हैं उनके दर्शन करके ही वापस लौटेंगे, हमें सुरक्षित हम बचे हैं और इससे हमें जो है कि दूसरी ऊर्जा उत्पन्न हुई है और भगवान की जो शक्ति है हमें यहाँ पर मिल रही है। और कुछ परिजनों से बात हुई थी, वो कह रहे थे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। और जो हेल्पलाइन नंबर की बात की जा रही है, सीएम ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया लेकिन उस हेल्पलाइन नंबर पर ठीक से मदद नहीं हो पा रही है। कुछ परिजनों का कहना था कि हमने उस हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए फ़ोन किया तो वहाँ पर सिर्फ जो अधिकारी हैं, जो कस्टमर केयर अधिकारी हैं, वो सिर्फ लोगों से आश्वासन दे रहे हैं कि आप हमारे साथ कॉल पे बना रहिए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। वहाँ पर कॉल पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन किसी तरह की मदद की वहाँ से नहीं मिल पा रही, तो उससे कहीं ना कहीं परिजन चिंतित हैं। और वहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ पर मौसम बार बार बदल रहा है, इस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो वहाँ दुकानें लगी हुई थी उन दुकानदारों ने ही जो यात्री फंसे हुए थे उन लोगों को आशियाना दिया है, सर छुपाने की जगह दी है और वो उन्हीं को खाने वगैरह की भी व्यवस्था कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। दूसरी ओर अगर रेस्क्यू की बात करें तो वह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर जो पुलिस है वो संयुक्त रूप से लगातार रेस्क्यू कर रही है। 16 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है और उस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। राखी, ठीक है, देखिए वही बात है कि बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, तमाम जगह से लोग जो श्रद्धालु गए थे वो फंसे हुए हैं। अजय शुक्ला जी, क्योंकि आप मौसम वैज्ञानिक हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छे से वेदर को समझ रहे हैं। एक बात यहाँ पर यह है कि हर बार हर साल ही जब भी ये होता है, कोविड के बाद, जैसा मैंने पहले भी कहा, कोविड के बाद मौका मिला है लोगों को जाने के लिए तो उनका उत्साह बहुत है। जैसे हमने केदारनाथ के लिए सुना था कि यदि 10,000 की कैपेसिटी है तो पता चला 20,000 लोग चले गए, तो वहां तो ठीक है चीजें समझ में आती, लेकिन वेदर का जहां तक देखें, ये हर बार हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां आ ही जाती हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये एक सिस्टम वहां होता ही है, बनता ही है। क्या इसको कैसे लोग उस तरह से समझें या उसके लिए पहले से कोई चीज की जाए, क्योंकि पता नहीं होता और जाना भी सबको है, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सोची समझी जा सकती हैं? ये जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले कुछ सालों से जो वेदर है इसमें ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ये स्थिति है और आगे आने वाले दिनों में भी ये स्थिति बनी रहेगी और ज्यादा होगी। एक्सट्रीम वेदर जो होता है वो अब ज्यादा होने वाली है। पहले क्या था कि जो रेनफॉल जो होती थी वो एक अपना एक सिस्टम था, उसके हिसाब से वर्षा होती थी। अब क्या होता है कि एक साथ बहुत ज्यादा वर्षा जो है, चाहे वो
देश के किसी भी इलाके में हो। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में जो है बहुत ज्यादा बारिश हो गई, या अभी हम जो है मध्य प्रदेश की ही बात करेंगे, जो वर्षा हो रही है अभी मध्य प्रदेश में, इसमें आप देख रहे हैं कि अभी भोपाल में कुछ दिन पहले 3-4 दिन में 12-13 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, उसके आसपास के इलाके में 1-2 सेंटीमीटर वर्षा हो गई। तो ये जो है वर्षा की गतिविधियां हैं, अब वो जो है वाइड स्प्रेड नहीं हो है, एक कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह पे जो है बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, उसके कारण फ्लड जो है वो उसकी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये जो है लगातार आगे भी बनी रहेगी। आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से इसमें ये हुआ है कि बरसात के समय झड़ी की स्थिति अब पैदा कम होती है, पानी गिरा उसके बाद फिर क्लियर हो गया, स्काई जो है क्लाउड कम दिखेंगे, फिर जो है सूर्य की गर्मी पड़ती है, फिर कन्वेक्टिव एक्टिविटी बन जाती है, तो फिर उसके बाद रेन हो जाती है। इस प्रकार की जो स्थिति है ये आगे और ज्यादा होगी। और रही बात इसकी फोरकास्ट की, तो ये निश्चित तौर पर सावधानी की जहां तक बात है, ये सावधानी तो आपकी बरतती, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो अमरनाथ श्राइन के जो ये है उसके बारे में ज्यादा ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी। अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो किस प्रकार उसको वहां पर क्या स्थिति हो सकती है, वहां पर इतने ज्यादा उसकी जो अनुमान लगाना है उनको कि भाई इतने ज्यादा एक साथ पब्लिक आने पर उसको किस टाइप से मैनेजमेंट कर सकते हैं, और लो लेवल है ऊपर से पानी आएगा तो किस प्रकार की उसकी तैयारी है, ये प्रशासन की है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम थी, पूरी सेना की भी सब टीम है, सभी हैं वहां पर, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई वो हेल्प करने वाली नहीं है। लेकिन 2 घंटे की स्थिति, 2 घंटे में ही ये सब स्थिति आ गई, तो वो उनको जो पब्लिक है उसको सेफ जगह में जाने का मौका ही नहीं लगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात थी। तो इस चीजों को प्रशासन को आगामी या अभी या जो भी है ये समीक्षा करेंगे वो, तो ये जो है कि जितनी कैपेसिटी है आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जो है आप उसको जो है थोड़ा ध्यान दें, और जिससे जो है पब्लिक को भी दिक्कत ना हो और आपकी व्यवस्था भी अच्छी बन सके। जी ठीक है, ठीक है। जे सोढ़ी जी, मुझे लगता है कि शासन प्रशासन तो ठीक है, और रही बात सेना की, जितने तमाम लोग लगे हैं वो भी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। क्या लगता है जब भी इस तरह की यात्राएं होती हैं, मुझे लगता है प्रशासन अलर्ट पे तो होता है, सेना भी मुझे लगता है पहले से अलर्ट पे होती है, क्योंकि हमेशा हर साल ही ये चीज़ें हम देखते हैं। और किस तरह की चीजें हैं जो की गई होती हैं, और यदि अचानक से, क्योंकि देखिए ये ना एक प्राकृतिक मुझे लगता है घटना है, अचानक से यदि बादल फट गया या कोई चीज आ गई है तो उसको आप कैसे एकदम से रोक पाएंगे या कंट्रोल कर पाएंगे? क्या ऐसी कोई व्यवस्था, जैसे अजय शुक्ला जी कह रहे हैं कि शासन प्रशासन वहां पर पहले से बनाकर रखे, क्या ये संभव है? राखी जी, जब भी कोई इतना बड़ा कोई ओकेजन आता है, तो चाहे सेना हो चाहे वायु सेना हो, उनकी अपने जो ड्रिल्स होती हैं वो ड्रिल्स ऑलरेडी उनकी तैयार रहती हैं, और उन्होंने पहले भी रिहर्सल की होती है एज पार्ट ऑफ A2 सिविल अथॉरिटीज। टाइम टू टाइम इसकी तैयारी चलती रहती है। लेकिन जैसे ये प्रकृति के प्रहार है, इसका एग्जैक्ट टाइम जगह मानना या पता करना बहुत ही असंभव होता है। तो जैसे ही ऐसी घटना घटती है, चाहे सेना हो चाहे वायु सेना हो, वो इमीडिएटली अपने कॉलम्स को निकाल देते हैं, और तभी हम देखते हैं कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, जैसे ही सेना वायु सेना इस रेस्क्यू रिलीफ में आती है, तो इमीडिएटली वो लोगों को बचा पाते हैं, और काफी उनमें ये प्रॉम्प्टनेस होता है रेस्क्यू रिलीफ करने का। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, एग्जैक्टली कहां पे ये घटना घटेगी, कैसे घटेगी, ये चीजें पता करना पहले से असंभव होता है। लेकिन फौज वायुसेना ये अपनी ड्रिल्स टाइम टू टाइम तैयार रखती हैं, अपनी प्रैक्टिस करती हैं, अपना जो इक्विपमेंट होता है उसको सर्विसेबल रखती हैं, इनके जो जवान होते हैं वो लोग पीस टाइम में इसकी ट्रेनिंग करते हैं। तो सारी चीजें टाइड अप होती हैं, तभी जैसी ये घटना घटती है कुछ मिनटों के अंदर ही सेना या वायुसेना के कॉलम्स वहां पे पहुंच जाते हैं रेस्क्यू और रिलीफ के लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, जैसे अभी तो मान लीजिए रोका गया है, जो लोग अभी सुरक्षित हैं या जिनको इस यात्रा को रोका है, सुरक्षित स्थान पर रखा गया है उनको, और आगे कहा गया है कि अभी ये स्थिति यदि सामान्य होती है तो फिर आगे इस यात्रा को हम लेकर जाएंगे। लेकिन बात वही है कि आगे सामान्य होने के बाद आप जाएंगे
और फिर से वो चीज़ ना हो, तो मुझे लगता है उसके लिए थोड़ी सी तैयारी और थोड़ी अलर्टनेस रखनी होगी कि कोई ऐसी चीज़ ना हो। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि वहाँ पे जो बात की गई है, पता किया गया, वो यही है कि वहाँ जो लोग हैं उनसे कहा गया आप सोइए मत, प्लीज़ अलर्ट रहिए, जागते रहिए। तो ये आप समझ रहे हैं कि अंदर डर भी है और यात्रा पे आए हैं तो बाबा के दर्शन भी करना है, तो हम बिल्कुल उनका उस समय की या उनकी जो स्थिति हो रही होगी या उनका मेंटल स्टेटस जो होगा वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए राखी जी, आपने सही कहा। हमें एक चीज और समझनी चाहिए, जैसे सेना ने वहां पे बोला कि आप रात को सोइए मत, सेना ने एक एहतियात के तौर पे बोला है ताकि ये चीज दोबारा ना हो जाए एक शॉर्ट ड्यूरेशन में। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत एग्जांपल देना चाहूंगा। 26 जनवरी 2001 में जब गुजरात में भुज अर्थक्वेक आया, तब मैं बठिंडा में पोस्टेड था और मैं पहले एयरफोर्स वायुसेना के प्लेन में था जो कि बठिंडा से टेक ऑफ किया गुजरात के लिए रेस्क्यू रिलीफ के लिए। जब हम वहां पहुंचे रेस्क्यू रिलीफ के लिए, क्योंकि वो जो अर्थक्वेक था वो सुबेरे आया था और उसके बाद कई आफ्टर शॉक आ रहे थे, तो हमने भी एहतियात के तौर पे हमने भी अपने रेजिमेंट के अंदर हमने सेंट्रीज को तैनात किया कि अर्थक्वेक दोबारा ना आ जाए। तो ये एहतियात के तौर पे ये चीजें कही जाती हैं, ये सिर्फ इस उद्देश्य से कही जाती हैं कि अगर दोबारा ऐसा हो तो जो वहां पे जनता है वो अनअवेयर ना पकड़ी जाए और उसको थोड़ी एक इंक्लिंग हो कि ये चीज हो सकती है, इसलिए ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन थोड़े से वक्त के साथ जैसे ये इसका जो डर होगा वो खत्म हो जाएगा और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि अभी अमरनाथ यात्रा को दोबारा शुरू किया जा सकता है, तो वो वहां पे ऑर्डर्स दे देंगे और अमरनाथ यात्रा दोबारा वहां शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं ये जो पूरा घटना हुई है, ये हादसा हुआ है, दुआएं हैं, कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा ना होगा। अजय शुक्ला जी, एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहती हूँ क्योंकि समय भी हो गया है। आने वाले समय में अभी तो रेस्क्यू चल रहा है देखिए, और जो लोग सुरक्षित हैं उनको रोका गया है, स्थिति सामान्य होगी, उसके बाद आगे वो यात्रा कंटिन्यू होगी। लेकिन फिलहाल जो अभी सिस्टम बनता दिख रहा है वो कैसा है, कब तक में ये चीजें सुधर सकती हैं और आने वाला सिस्टम हम कैसा देख रहे हैं, मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से कैसा हो सकता है? ये करी है वहां पर और 10 तारीख के बाद में वहाँ स्थिति जो है ठीक हो जाएगी और वर्षा की गतिविधियां वो कम हो जाएंगी। फिर 11 तारीख से जो है सामान्य स्थिति जो है, कम वर्षा होगी, उतनी वर्षा की जो है हैवी रेन नहीं होगी। जी बिल्कुल। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, अमरनाथ आसमानी आफत, और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि हर साल हम इस तरह की चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन किस जगह पर बादल फट जाएंगे या किस जगह पर ये चीजें हो जाएंगी ये पहले से तय नहीं होती हैं। ये प्राकृतिक एक घटना थी जो हुई है, अब इसके लिए रेस्क्यू किया जा रहा है और अभी भी 10 तारीख तक ये स्थिति रहेगी। 11 तारीख से स्थितियां सामान्य होंगी, तो मुझे लगता है जो लोग जहां हैं वो वहां सुरक्षित रहें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो भी परिचित उनके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में हैं वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बस यही है कि जो लोग लापता हैं उनके लिए दुआएं की जा रही हैं। हमारी भी दुआ है कि जो लोग जहां हैं या नहीं मिल पा रहे हैं वो सकुशल मिल जाएं, बस यही है। और आगे लगातार जो सेना है वो अपना काम कर ही रही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।